तो रिजल्ट कैसे आएगा? ये सिद्धांत में कहाँ कोई भूल भुलैया शुरू हो गया, उसको पकड़ना पड़ेगा। उसके 2-3 पहलू है। एक पहलू ये है कि सिद्धांत को बदनाम कर दिया। मार्क्सिज्म का नाम लेना बड़े बड़े लोग छोड़ रहे हैं। मैंने उन लोगों को भी सुना है जो नाम तो कम्युनिस्ट पार्टी रखा होगा, उससे भी कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, उससे भी आगे बढ़कर मार्क्सवादी लेनिनवादी, उसके भी बाद मार्क्सवादी लेनिनवादी न्यू डेमोक्रेसी, उसके भी आगे नक्सलाइटों के ग्रुपों के अभी नाम। तो इतने ग्रुप हैं, मगर उनमें एक साझी बात क्या है कि मार्क्सवाद गायब है। अगर मार्क्सवाद के अकॉर्डिंग काम होगा तो वो लीड करके सभी को साथ ले जाएगा। वो क्या है कि 2 तरह के स्ट्रगल होती हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक स्ट्रगल, आर्थिक। दूसरी होती है क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल क्या है, इसके बारे में गड़बड़ हो गई। क्लास स्ट्रगल समझना ज़रूरी है। आप कहेंगे कि भाई जो मजदूर लड़ रहे हैं ये क्लास स्ट्रगल नहीं, तो मैं आपको इसका एक आंसर देने के लिए या कहूँगा कि आपको पढ़ना चाहिए। जब मार्क्स ने इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन बनाई, कब बनाई थी? 64 में। तो उन्होंने जो स्लोगन दिया सब आपने 66 में, वो क्लास स्ट्रगल का था। कल आपको कहा था ना कि उन्होंने ये निर्णय किया कि किसी एक देश में क्लास स्ट्रगल नहीं चल सकती। कैपिटलिज्म ने इंटरनेशनल पोजीशन हासिल कर ली है। इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल एकत्रता करनी पड़ेगी। तो उन्होंने इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन बनाकर स्लोगन क्या था कि 8 घंटे के लिए संग्राम करो। ये एक देश में क्यों नहीं हो सकता? इसका मार्क्स की पुष्टि होती है। वेनेजुएला में हुगो चवेज जो वो उच्चारण करते हैं, उन्होंने 6 घंटे का स्लोगन अपने देश में दिया। पूरे दुनिया में चर्चा हुई, मगर ये स्लोगन इंटरनेशनल नहीं बना। तो इसका परिणाम क्या हुआ? वहाँ की बुर्जुआजी ने अपने कारखाने बंद करके दूसरे देशों में ले गए। तो वहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी ना। यहाँ 8 घंटे का है, वो शिफ्ट करके उधर चले जाएंगे ना। तो उसको बदनाम कर दिया, उसको इलेक्शन में हरा दिया। मगर फिर लोग लड़े, फिर सेकंड लीडर आ गया, उसकी तो मृत्यु हो गई थी कैंसर के से। मैं ये कहना क्या चाहता हूँ कि मार्क्स ने ये कहा कि ये इंटरनेशनल स्लोगन है। लेनिन ने इसको कहा कि इस इंटरनेशनल स्लोगन के भीतर स्लोगन इंटरनेशनल रहे, एक देश में भी इनकलाब किया जा सकता है, और उन्होंने कर दिखाया। अगर आप नहीं करोगे तो जर्मनी को कहा कि आप भी डूब जाओगे, हमें भी डुबो दोगे, तो डुबो दिया। इसका मैं जो एक रेफरेंस देना चाहता हूँ वो क्या है, एक समय के बाद मार्क्स की सरगर्मी इसमें कम हुई तो इसका सेंटर लंदन से बदलकर न्यूयॉर्क शिफ्ट कर दिया।
कि अमेरिका इसको लेकर जाए। मार्क्स को वहाँ के एक बौद्धिक लेवल के इंटेलेक्चुअल साथी ने सवाल किया कि आपकी इंटरनेशनल का मकसद क्या है। तो उसमें उन्होंने इसका ब्यौरा दिया हुआ है उस लेटर में। ये 71 का लेटर है उसका। बोल्टे उनका नाम है। आप मार्क्स का लेटर टू बोल्टे आप निकाल सकते हैं, उनकी लेटर वाला वो पढ़ना चाहिए। उसमें इकोनॉमिक स्ट्रगल क्या है या वर्किंग स्ट्रगल क्या है और वर्किंग क्लास की स्ट्रगल क्या है, क्लास स्ट्रगल क्या है, इसका अंतर डिफाइन किया हुआ है। जो मजदूर स्ट्रगल है वो इकोनॉमिक स्ट्रगल से शुरू होती है। वो एक कारखाने की भी हो सकती है, एक अदारे की भी हो सकती है, रोडवे रेलवे दूसरे की भी हो सकती है। वो इकोनॉमिक गेन के लिए होती है, वो चैलेंज नहीं बनती सत्ता को, बस वो अपना शेयर बढ़ाने के लिए स्ट्रगल होती है। दूसरों का उनके साथ कोई कंसर्न नहीं होता। ये पैटर्न सभी जगह चल रहा है। मुलाजिम लड़ रहे हैं, वो कहते हैं ये अपनी तनख्वाह के लिए लड़ रहे हैं, दूसरे वर्ग ये कहते हैं। बेरोजगार लड़ रहे हैं, ये अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। मगर वो सेपरेट हो जाते हैं सभी। मगर ये जो यूनाइट होना उसकी बजाय क्या हो जाता है, बखराव शुरू हो जाता है। इकोनॉमिक स्ट्रगल केवल लड़ोगे तो वो आर्थिक लाभ तो दे सकती है, प्रेशर बिल्ड कर सकती है। वो क्लास स्ट्रगल नहीं है, वो प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स बन जाती है। ये ग्रुप जैसे देहात में दूध बेचने वाले कहें कि दूधियों की आज हड़ताल है, रेट ये होगा। आज गंडे बेचने वाले की, आज सब्जी बेचने वाले की हड़ताल है। मतलब दूसरे उनके खिलाफ वो सेपरेशन का मार्ग चुन लेती है। होता है या नहीं वैसे? तो वो कहता क्लास स्ट्रगल क्या होती है? क्लास स्ट्रगल वो है कि सत्ता को बाहर से दबाव पाकर प्रेशर बिल्ड करके वो कानून बनाने के लिए लड़ती है कि ये कानून पास करो। ये सत्ता को चैलेंज होता है। जो सत्ता पर दबाव नहीं डालती, नीचे है भाई, उधर आप इतने बैठ सकते हो, जो उसके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती वो इकोनॉमिक स्ट्रगल रहेगी, क्लास स्ट्रगल नहीं बनेगी। उसने एग्जांपल दी, आप काम दिहाड़ी कम करने की लड़ाई भी लड़ो, अगर एक कारखाने में लड़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक स्ट्रगल होगी। एक अदारे में लड़ रहे हैं तो ये इकोनॉमिक स्ट्रगल होगी। आपका प्रेशर बन जाएगा तो आप पर लागू कर देंगे, सभी का नहीं होगा। जैसे बैंकों वालों ने करवा लिया, आपको उदाहरण दिए ना, ये इकोनॉमिक स्ट्रगल रही, ये क्लास स्ट्रगल नहीं बनी। जब क्लास स्ट्रगल बनती है तो आपको कहा ना कि ये इंटरनेशनल फिनोमेना है। तो इंटरनेशनल फिनोमेना है तो यहाँ से निकल कर जाएगा तो आगे भी तो यही है, वही है ना। अगर ये इंटरनेशनल होता तो हुगो चैवेज कभी असफल नहीं होते। मगर कौन रिव्यू करेगा इसका? वो ही करेगा ना जो क्लास स्ट्रगल को समझ पाएगा। जो नहीं समझ पाएगा वो कहेगा लड़े थे हार गए, हम भी लड़ेंगे तो हार जाएंगे, नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। तो क्लास स्ट्रगल है जो वो बिल्ड करने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए। सबसे ज़्यादा तो उन्होंने एक ही कहा, उन्होंने अपनी
कैपिटल के उस चैप्टर में वर्किंग डे वाले में उसने कहा, जिसको बाद में लेनिन ने एलेबोरेट करके कहा कि पूंजी में उसने क्या कहा है। उसने कहा नटशेल ये है कि आप लोग 10, 20, 30, 40, 50 डिमांड की लिस्ट बना लेते हैं, मानव अधिकार पत्र छाप देते हैं कि ये होना चाहिए। लेनिन कहता है मार्क्स ने ये तमाम बड़े बड़े चार्टरों का मजाक उड़ाया है। सोच सकते हैं कि लेनिन क्या कह रहा है, तो हमारे क्या रहा है, चार्ट ही बन रहे हैं ना। इतने किसान ऑर्गेनाइजेशन का 40 यूनियन 45 डिमांड पर एक साथ होकर लड़ेंगे। दूसरा उन्होंने कहा इसके बदल में प्रोलेटेरियन केवल सादगी के साथ सिंपल एक नारा, काम दिहाड़ी समा कम कर दो, ये तमाम का बदल बन जाता है। ये उस लेटर में है जो मैं आपको कहा है, ये पूंजी के उस चैप्टर में है जो उन्होंने कहा है। मगर ये नारा कौन उठा सकता? ये केवल प्रोलेटेरिएट उठा सकता। वो कौन है? मैंने कल डेफिनेशन दी थी आपको, क्या थी वो? कि जिसकी लेबर पावर खरीदने से ही बुर्जुआजी हाथ खड़े कर दे कि हम आपको काम नहीं दे सकते। वो दौर आ गया या नहीं आ गया? वो दौर हर रोज बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे? यहाँ मैंने कहा, मैं आज नहीं कह रहा, मेरी लिस्ट में ये है, यूनिवर्सिटियों में से कौन निकल रहा है अब? प्रोलेटेरियन निकल रहा है। मगर प्रोलेटेरियन शब्द ही गायब कर दिया। वो काम ढूंढ रहा है ना, उसको कोई काम पर रखने के लिए तैयार नहीं है। इंजीनियर, डॉक्टर, दूसरे सभी यहाँ पढ़ाई करते हैं, अमेरिका में जाकर अपनी मजदूरी करने का काम करते हैं। तो इस लिहाज से उठाएगा तो ये प्रोलेटारी। मगर उसने उसमें कहा है कि उठाने के लिए पहले एक वजूद तो चाहिए, यूनियन तो चाहिए। कौन उठाए इस बात को? उसका एक संगठन चाहिए या नहीं चाहिए? प्रीमच्योर नहीं हो सकती ये बात। संगठन चाहिए तो उनके लिए मुढ़ली कार्रवाई करनी पड़ेगी संगठन बनाने के लिए। जब हमें ये इस बात को पकड़ा था तब हमने ये लहर शुरू की थी जिसे रोजगार प्राप्ति मुहिम कहते हैं। चेतना मुहिम थी पहले कि रोजगार मांगने के लिए लोग मर रहे हैं, उनको चेतन करो, भी काम मिल सकता है, यूनियन बनाओ, मिल सकता है। AISF AIYF की ओर से ये मोगा से शुरू हुई थी, इसी भवन से शुरू हुई थी। फिर ये बढ़ती बढ़ती फिर उसका रूप बदलता, अब कहाँ पहुँच गया? वो बनेगा पर है। नाम सब लोग जानते हैं। आप एक शब्द पढ़ा ना कि लिविंग, जीवित पदार्थ का एक खास गुण है, वो क्या है? स्पिरिट एंड सोल। अगर आप स्पिरिट और सोल को नहीं समझोगे तो आप इसको आगे नहीं बढ़ा सकते। बनेगा की स्पिरिट क्या है? ये कहना कि हमें बनेगा चाहिए, जैसे आप लोग नारे लगाते हैं, ये गलत थोड़ी है, ठीक है, मगर क्या ये स्पिरिट है? स्पिरिट का क्या मतलब है? रूह है इसकी। स्पिरिट को रूह कहते हैं, सोल को आत्मा कहते हैं। हमारे स्पिरिट का तर्जुमा ही आत्मा कर रखा है। हमारी पुस्तकों में स्पिरिट का तर्जुमा आपको क्या मिलेगा? आत्मा मिलेगा, क्योंकि वो स्पिरिट और सोल का डिफ्रेंशिएशन ही नहीं जानते।
स्पिरिट क्या काम करती है, रूह क्या काम करती है? आप कहते हैं ना मेरा रूह करता है कि मैं ठंडा पीऊं। इच्छाओं को जागृत करती है, इच्छाओं को जागृत करती है। डेफिनेशन बनाने से पहले बात को समझिए। आप कहते हैं ना वो रूह से खेलता है, फिर आप कहते हैं जमीर की आवाज़ से एक्ट करो। जमीर क्या है? आत्मा की, वो रूह का डिफरेंस। अगर उसको ध्यान से केंद्रित करके पड़चोल करोगे तो आपको वो अंतर मिल जाएगा। स्पिरिट निर्णायक है, सोल उसका अमल है। स्पिरिट आपका मन तैयार हुआ है। स्पिरिट का मानव रूप क्या? स्पिरिट वो जीव का ना, मानव का माइंड है। माइंड का अपोजिट क्या है? सोल का नहीं, वो कॉन्शियसनेस है। आपको कहा था ना कि स्पिरिट, सोल, ये कॉन्शियसनेस, ये पूरे का पूरा चैप्टर डायग्राम समेत आपके पास है। अगर आप इस बात को, ये तो जीव का है ना, मानव जीव भी है ना, मानव भी जीव है ना, इसका मतलब ये भी स्पिरिट से शुरू होता है। तो स्पिरिट क्या है कि आपको बनेगा अपील कर रहा है, आपकी स्पिरिट को, आपकी रूह को खेड़ा दे रहा है, वो खेल रही है। अगर खेल नहीं रही तो आपके साथ क्यों आएगा कोई? अट्रैक्ट कौन करेगा इसको? कैसे होगा अट्रैक्शन? तो वो उस बात को बनेगा कि स्पिरिट बोलते हैं। वो क्या है? सभी लोग चाहते हैं ना रोजगार हो, तो रोजगार मांगने वालों की इतनी गिनती है, उनको डिफरेंशिएशन नहीं करना आता कि कौन हमारे लिए कर रहा है। तो इसका क्या है? बनेगा नेशनल फंक्शन, नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिंदाबाद, करते रहो, ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। इसमें रूह शामिल करो। रूह क्या है कि भाई हमारी 4 कैटेगरी हैं, 1 2 3 4। एक अनस्किल्ड है, एक सेमी स्किल्ड है, एक स्किल्ड है, एक हाईली स्किल्ड है। क्या सभी एक साथ रखोगे? तो उनके लिए क्या मांगोगे कि भाई मंथली ऐसा कानून एक्ट मांग रहे हैं ना, भक्षण के नाम पर नेशनल लेवल का एम्प्लॉयमेंट का गारंटी का कानून चाहिए, एक्ट चाहिए। क्या हो उसमें कि अनस्किल्ड को 3500 रुपये मिल जाएं, 35,000 महीने के, इसको 5 की बढ़ोतरी से 40 मिल जाएं, इसको बढ़ोतरी से 45 मिल जाएं, क्योंकि हाईली स्किल्ड है, बहुत मेहनत दूसरा करना पड़ा है, एक्सपीरियंस के साथ भी। तो इसकी 15 की बढ़ोतरी से 60,000 रुपये मिल जाएं। अगर आप 60 की नहीं बात करोगे तो लेक्चरर आपके साथ आएगा, इंजीनियर आएगा। तो सभी की ये स्पिरिट बनेगी या नहीं बनेगी कि हाँ भाई इतना मिलना चाहिए। तो फिर ये 5 की बढ़ोतरी अनस्किल्ड को सेमी स्किल्ड हो जाए तो 5 की बढ़ोतरी के लिए वो अपना प्रयास अच्छे करेगा या नहीं करेगा कि मैं भी सेमी स्किल्ड बनूं। सेमी स्किल्ड बनने के लिए करेगा कि नहीं करेगा? ये पॉजिटिव संकेत जाएगा या नहीं जाएगा? अगर आप इसकी रूह की बात नहीं करोगे तो इसका सोल क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियस चेतन होना है ना। गर्मी लग रही है, पहले आपकी रूह ने किया ना
तो फिर उसकी हवा का प्रबंध करने के लिए आप प्रयास करेंगे ना कि पखा चला लीजिए, हनेरा है तो लाइट कर लीजिए, रोशनी ज़्यादा तो पर्दा कर लीजिए। वो अमल होगा ना, वो सोल का काम होगा ना, वो कॉन्शियसनेस होगा ना। जैसे कॉन्शियसनेस क्या, जिसे हमने सेंसेशन पढ़ा था ना, हमारे सेंस ऑर्गन जो वो जो कैप्चर करते हैं वो हमारी क्या है, वो सेंसेशन है हमारी। ये सेंसेशन पैदा करेगा, चेतना पैदा करेगा सेंसेशन, ये इसका रिफ्लेक्शन है जो वो लोगों को अपनी ओर खींच पाएगा। यहाँ रुक जाएगा फिर नहीं। साथ क्या करोगे, भी कानून पास कर दो तो वो कहे कि भाई हमारे पास काम नहीं है, तो क्या करोगे, तो फिर करना पड़ेगा वर्क वेटिंग अलाउंस दो। जो भी आदमी 18 साल से ऊपर हो गया, लड़का लड़की, वो अप्लाई करता है कि मुझे काम चाहिए मेरी योग्यता के मुताबिक, तो अगर काम नहीं दिया तो उसको वर्क वेटिंग अलाउंस दीजिए। कितना, जितना ये है इसका हाफ बैठने का दो। तो ये बात सभी के पास जाए, वो लोग अट्रैक्ट होंगे या नहीं होंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ। जब उनके पास पैसे होंगे तो खरीदारी कर सकते हैं ना। वो किसको नहीं दे रहे, वो यूथ को कुछ नहीं दे रहे, बुढ़ापा भी दे रहे हैं। पंजाब में औरतों को भी 1500 रुपये देने का कर दिया है, घर में 2 हैं तो 30 दे दो, है सब कुछ, मगर वो देना नहीं चाहते, कानून के लिहाज से नहीं देना चाहते। कानून को तो रोक रहे हैं, जैसे नरेगा को रोक दिया। तो पंजाब ने क्या कर दिया कि महिलाओं को एक स्कीम बना दी। स्कीम जब जी चाहे पैसे नहीं रखो तो वो समाप्त हो जाती है, मगर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो उनकी स्पेट का काम कर रही है ना। ये भाई कहाँ मिल जाएंगे तो अच्छा होगा, उनको वोट डालने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। जिसको नहीं भी मिला वो कहेगा इसको मिल गया, मेरे को भी मिल जाएगा। अगर आप इस पर लड़ोगे तो आपका घेरा ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा। सो जो शुरुआत करना है, फिर इससे सेमिनार आएंगे जो है कि भाई सभी लोगों को साथ लेने के लिए क्या करना चाहिए। जब ये ऑर्गेनाइजेशन पहले नेशनल लेवल पर चली जाएगी, जा रही है ना, पंजाब से गई, अब पूरे देश में जा रही है। कन्याकुमारी से यहाँ तक एक मार्च भी किया। आप लोग आए हो तो बड़े लोगों ने कहा यार बनेगा क्या है, हमें समझाइए तो सही, क्या है बनेगा, इसकी डेफिनेशन, इसका एक्ट का पूरा खड्डा बना कर दो ना। वो ये कहते हैं ये खड्डा है और क्या है, जो मैंने बोला ये खड्डा है ना। अगर उनके पास ये बात जाएगी, वो स्तर पर हो गए, तो आप ये कहें कि भाई वो कहते हैं हमारे पास काम नहीं है, तो फिर वो प्रोलेटेरियन, ये सब प्रोलेटेरियन है ना, जिनके पास काम नहीं दे रहे, भाई काम का समय कम कर दो। तो आपके जो काम करने वाले लोग हैं वो किसके साथ जाएंगे, उनका पैसा उतना ही रहे, काम का समय कम हो जाए, उनको फ्री टाइम बढ़ जाए, वो आपके साथ होंगे किसी और के। समझ नहीं आ रहा। तो सभी को अपने कलावे में एक चीज़ ले लेगी या नहीं ले लेगी। मगर हो क्या रहा, केवल बनेगा बनेगा कर रहे हैं, उसका जो स्पेट है उसकी बात नहीं करते। अगर वो नहीं करोगे तो आपके साथ मेंटली कोई नहीं तैयार होगा। जो मेंटली नहीं तैयार होगा वो आपको सुनने नहीं आएगा, आप निरर्थक काम में चले जाएंगे, आपका काम रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं होगा। यही कारण है कि जहाँ शुरू भी हो जाए, अगर उसकी रूह स्पिरिट और सोल का कॉन्शियसनेस का पार्ट नहीं बनेगा। अगर चेतना बनेगी तो ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ेगी ना, ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी तो चेतना भी बढ़ेगी ना, तो विशाल होता चला जाएगा ना। यो क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड टू क्वालिटेटिव चेंजेस, वो इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, ये सिद्धांत की रोशनी में है। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सीधा सवाल आज यूथ नहीं उठा सकता कि काम के घंटे कम कर दो।
ये प्रोलेटेरियन उठा सकता है, प्रोलेटेरियन साबित करना पड़ेगा। वर्किंग क्लास पूरी की पूरी प्रोलेटेरियन में धकेली जा रही है ना। अब एआई क्या कर रहा है, वो मध्य वर्ग को निकाल फेंकने के लिए, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए क्या कह रहे हैं कि भाई हमारा हफ्ता कम कर दो। पूरी दुनिया में 4 दिन का हफ्ता वर्किंग वीक करने का स्लोगन चल रहा है। इसका मतलब 3 छुट्टी मिल गई कि नहीं, 3 दिन का फ्री टाइम जो आप कहते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं। बुर्जुआजी तो अमल में ला रही है, मगर वो ऊपर से ला रही है, वर्किंग क्लास के लिए नहीं, मिडिल क्लास को अपने साथ रखने के लिए कर रही है, और इनसे पॉलिटिकल राइट भी छीन लेना चाहती है। हमारे देश में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल राइट क्या मिला है, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, वो इक्वलिटी का स्लोगन होता है। क्या पॉलिटिकल इक्वलिटी था या नहीं, सभी को पॉलिटिकली एक वोट का राइट मिला ना। अब ये छीना जा रहा है या नहीं। पास किया 2020 में जब बाकी कानून बने, क्या पास किया, CAA। ये सी क्या है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके साथ प्लस कर दिया NRC, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। आपके पास आएंगे कि लियाओ सबूत दीजिए, ताकि आपको वो सिटीजनशिप है तो आपका वोटिंग राइट होगा। उसका डिलीट किया होगा फॉर्म, बिहार में लागू किया, 65 लाख वोट कर दी, 1 करोड़ के करीब। अब बंगाल में कटने का रोज़ खबर आ रही है, पंजाब में अब शुरू होगा। क्या क्या है, वो अपनी बात सीढ़ियाँ बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। एक साथ करेंगे तो बगावत हो जाएगी ना, चैलेंज हो जाएगा। वो ये कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उनकी ही भाषा बोलते हैं। जितने लीडर लोग सुनोगे वो क्या कहते हैं, मोदी आप नहीं जानते ये RSS का आदमी है, RSS यहाँ मनुस्मृति लागू करना, वो लागू करना चाहते हैं, आप बता रहे हैं। तो किसका प्रचार कर रहे हो आप, यही कहते हैं। अपना बताइए ना कि भाई सभी को रोजगार कर मिलना चाहिए, सभी लड़ने वाले लोग, सभी किसान दूसरे का सभी का है या नहीं। ये अगर ये स्लोगन कोई दूसरा नहीं उठाएगा, ये यूथ को उठाना पड़ेगा, और यूथ ही सफरेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान में अब कौन है, यूथ है। तो यूथ को ये काम करना पड़ेगा। उसके स्तर पर आपकी चेतना नए स्लोगन को, नए घेरे को, क्लास स्ट्रगल की ओर बढ़ेगी। पहले तो ये आर्थिक बनेगी ना, मैंने कहा पहले आर्थिक लड़ाई चलती है, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, वो फिर पॉलिटिकल रूप देती है। लेनिन ने और ट्राटस्की में मैंने अपने लेख में वो शामिल किया। लेनिन पर अटैक किया बुखारन और ट्राटस्की ने। लेनिन बहुत बड़ी चीज़ है। वो कहता कि ये मुझे दोष दे रहे हैं, ये उनके शब्द हैं, लेनिन के मेरे नहीं, कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई राजनीतिक स्ट्रगल है जो, उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये इनका मतलब क्या है, नहीं, आर्थिक और पॉलिटिकल को इक्वल रखना चाहिए। आगे आप पढ़िएगा वो क्या कहता है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है वो आर्थिक स्ट्रगल का गाढ़ा घना रूप होता है, उसमें आर्थिक हित है जो वो भी प्रोटेक्ट होते हैं। अगर आप इस बात को सिद्धांत के रूप में नहीं समझोगे तो आप लीड नहीं कर पाओगे। अगर लीड करना क्या होता है,
यहाँ दुविधा में लोग फंसे हैं, वो उस दुविधा से निकाल कर आगे लेकर जाना। ऐसे नहीं कि मैं आगे जा रहा हूँ पुलिस के साथ मुकाबला करूँ, इसको लीडर नहीं कहते। ये तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सामने बहादुरी का, एक बहादुरी होती है, एक निडरता होती है। निडरता तो भाई जानवर भी होते हैं, रेल भी आ जाए तो खड़ा रहता है इंसान, वो डर नहीं रहा। आप निडर नहीं बनना, आपने बहादुर बनना है। बहादुर में निडरता भी शामिल होती है, जैसे पॉलिटिकल स्ट्रगल में आर्थिक स्ट्रगल भी शामिल होती है। इन बातों को समझने की ज़रूरत है। तो मैं ये कहूँ कि हालात तो साजगार हैं, दुनिया के साजगार हैं, मगर दुनिया को इंटरनेशनल स्पेस नहीं मिल रहा। आप कहोगे फिर के क्या पहले ये काम नहीं करना चाहिए? पहले पीछे का सवाल थोड़ी है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। रूस में एक क्रांति हुई ना, वो एग्जाम्पल बहुत अच्छी है। 100 साल का जश्न मना रहे थे, यहाँ उसको याद कर रहे थे। रूस में टूट गया था सोशलिज्म। उसके बारे में मैंने कहा कि रिव्यू करने का एक मामला है, तो मैंने एक लंबा आर्टिकल लिखा, वो एक पम्फलेट की शक्ल में है, कि उसमें उससे एक बात कहना चाहता हूँ। रूस में इनकलाब कब हुआ? 1917 में। जंग कब शुरू हुई? फर्स्ट वर्ल्ड वार। रूस लड़ रहा था जर्मनी के खिलाफ। जर्मनी का हेड, और सॉरी, जो पहले वाले शासक थे, ये तो सेकंड फेज में है ना, सेकंड वर्ल्ड वार में। तो जो हमला चल रहा है उसके खिलाफ पूरा दुनिया कैंप बने हुए हैं। रूस में किसका शासन चल रहा है? जार बादशाह का चल रहा है। जार बादशाह में डेमोक्रेसी तो नहीं है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो नहीं है। डेमोक्रेटिक और होता, मैंने कहा इक्वलिटी का होता, तो दूसरा चुने जाने का मतलब रिपब्लिक होता। वहाँ तो मोनार्की है, राजे का पुत्र ही राजा है। जब वो संकट में चला गया तो उसने सरकार छोड़ दी कि नेशनल सरकार बना लीजिए, मैं आपको पावर देता हूँ। तो नेशनल सरकार बन गई फरवरी में 17 में। लेनिन विदेश में थे, वारंट थे उसके। वो 3 अप्रैल को रशिया में प्रवेश करता। वो अपनी एक मीटिंग लगाता। वो खरड़ा तैयार, उसका एक ही कॉपी थी उसके पास। उसने वो थीसिस पेश किया। अब आप पढ़ सकते हैं, उसको अप्रैल थीसिस कहते हैं। उसने, जैसे मार्क्स ने फ्यूरबाख के खिलाफ थीसिस लिखा, मार्क्स ऑन फ्यूरबाख उसका थीसिस है, उसमें 11 पॉइंट हैं, 11 थीसिस हैं। थीसिस का मतलब 11 बातें कही हैं, एक बात उसका एंटी थीसिस वो होता, 11 बातें कही हैं। इन्होंने भी उसमें 10-11 बातें कही हैं, मेरे को याद नहीं 10 या 11। इसने क्या कहा, थोड़ी सी समझने वाली बात है। जंग लगी हुई है, लोग थके हुए हैं, फौजी मर रहे हैं, एम्यूनेशन नहीं है, भूख मतलब लोग मर रहे हैं, अनाज का संकट बना हुआ है। तो उस अवस्था में जो इनके 2 ग्रुप बन चुके थे, बोल्शेविक तो मेंशेविक, ये बोल्शेविक का था, मेंशेविक भारी स्थिति में थे लोगों में। मेंशेविक सरकार में चले गए, नेशनल सरकार में। लेनिन ने कहा नहीं, बोल्शेविक नहीं जाएंगे। इन्हें अप्रैल थीसिस किया कि अब ये सरकार को पलट के इनकलाब की ओर जाया जा सकता है। कब कहा? 3 अप्रैल को।
तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने कहा सोवियत की सम्मेलन बुलाओ। सोवियत का सम्मेलन कब हुआ? जून में। सत्रह में। उसमें कोई 422 लोग शामिल हुए, सोवियतों के मेंबर। सोवियत जैसे अपनी सिस्टम क्या है, जिनमें हमारी पंचायत है, वो वर्करों की, औरतों की, ये सोवियत का सिस्टम 5 से शुरू था। अगर 5 से शुरू ना होता तो सोवियत का कंसेप्ट लोगों के पास होता नहीं होना था। तो जब इतने लोग इसमें शामिल हुए, लेनिन के साथ केवल 121 आदमी थे इनमें से, बाकी हाफ के करीब मेंशविकों के थे। मेंशविकों का नज़दीक ही चलता था ट्रॉट्स्की, वो भी उसमें शामिल था। 42 आदमी उसके साथ थे इनमें से। तो वहाँ बहुत बड़े बड़े नेता थे। लेनिन भी उसने तो बुलाया ही था, सम्मेलन सभी का था ना। तो लेनिन ने कहा भाई ये करंस्की की सरकार थी, ये जानी चाहिए इसकी जगह। तो जो मेंशविक उनके साथ थे, उनका बड़ा नेता भी उसमें था। वो कहने लगा रशिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो सत्ता संभाल सकती हो, इसलिए इसी को, नेशनल गवर्नमेंट को ही लेकर चलना पड़ेगा। लेनिन बीच में से उठा और उसने एक स्लोगन दिया जो बाद में बहुत पॉपुलर हुआ। वो उन्हें कहा है, वो कहता कौन है? वो कहता ऑल पावर टू दी सोवियट्स। आपको कहे कि भाई सारी पावर आप उसके यूथ को दे दो, तो यूथ खिलाफ जाएगा या पक्ष में जाएगा? पक्ष में जाएगा। संभावत यही था, मगर उसमें तो कतारबंदी थी, इसके साथ इतने ही थे। ट्रॉट्स्की ने कहा कि भाई लेनिन की बात में दम है। ट्रॉट्स्की बोल्शेविक नहीं था, दम है। लेनिन ने नोट किया भाई इस बात को इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेनिन ने ये स्लोगन देकर छोड़ दिया कि जाओ सोवियतों को नहीं भी बनाओ, अपनी ओर जीतो, कन्विंस करो जाकर। आप कह रहे हैं ना कि यूथ ने क्या करना है, आप इसके साथ कोरिलेट करके देखना। 1 महीने के बाद रूस में कम्युनिस्ट पार्टी की शायद 6ठी पार्टी कांग्रेस हुई। लेनिन बाहर से आए हुए थे, मगर नई सरकार ने उसके वारंट निकाल दिए। जुलाई में वो कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस को लेनिन ने बाहर से डायरेक्शन दी, अप्रैल थीसिस के मुताबिक उसको डील किया स्टालिन ने। तो वो बड़ा नेता इमर्ज हो गया। जो कमेटी बनी उसमें बाद में लेनिन ने कहा कि मेरा एक सुझाव है कि आप ट्रॉट्स्की के साथ बात कीजिए, उसको एक ओहदा देके अपने साथ ले लीजिए। तो ये प्रस्ताव पास हुआ। बहस होने के बाद ट्रॉट्स्की को शामिल किया गया बोल्शेविक पार्टी में, और पार्टी की नेतृत्व में भी उसको जगह दी गई। और फिर कहा दोबारा फिर सोवियत का सम्मेलन बुलाओ। पहला जून में होगा, दूसरा अक्टूबर 8 को बुला लिया। 8 अक्टूबर को इनको ये बुला लिया, सॉरी नवंबर को। वो अक्टूबर वाला हमारा कैलेंडर है जो ना, जो देसी कैलेंडर है, वो रशिया के कैलेंडर है, वो 25 अक्टूबर था, ये नवंबर लिखना था, 13 दिन आगे। तो 8 नवंबर को फिर कॉन्फ्रेंस बुला ली, सेकंड सोवियत की। तो ट्रॉट्स्की भी साथ आया हुआ है, तो नहीं भी की है। 1000 डेलीगेट आया उसमें, मगर रात को करंस्की की सरकार का तख्ता पलट के वहाँ कब्जा कर लिया। वो कैसे कैसे है वो आप पढ़ेंगे। सुबह मीटिंग शुरू हुई सोवियत की, 100 के करीब फिर भी खिलाफ, आप मरवा देते
आपने कब्जा तो कर लिया, मंजूरी किससे ली थी? पहले मंजूरी लेनी थी। वाला आप तो अब नहीं मान रहे, मंजूरी कब देने वाले थे? अब तो मान जाओ। फिर सोवियत ने वो सत्ता संभाली, नेतृत्व बना, प्रधानमंत्री चुना, दूसरे मंत्री चुने। 4 जो स्लोगन दिए, वो स्लोगन पहले तो कोई तैयारी नहीं। स्लोगन क्या है कि हम शांति चाहते हैं। फौजी कौन है? मजदूर और किसान का बेटा है ना। वो फौज लड़का थक चुका है ना, उसके पास एम्यूनिशन नहीं है, बंदूक तो है, वो तो मर रहा है रोज। तो वो क्या, उन्होंने कहा यार, क्या कहा, हम जर्मनी के साथ संधि करने के लिए तैयार हैं, हम भी नहीं कब्जा करेंगे, वो भी कब्जा नहीं करे, बराबरी के आधार पर शांति चाहते हैं। तो पूरे लोग के शांति चाहने वाले, जंग खत्म करने वाले लंदन के साथ आएंगे या नहीं आएंगे? आ गए। सेकंड डिक्लेरेशन क्या किया? रशिया में क्या थी? 32 करोड़ एकड़ जमीन है वहाँ। कितनी? बाकी बर्फ के नीचे है, ये खेती करने के योग्य। वहाँ सिस्टम क्या है? 2 करोड़ केवल जार बादशाह को है। 2 करोड़ कितनी बनती पता? पंजाब की पूरी खेती 1 करोड़ की है, डबल हो जाए ये उसके पास है। क्या मशीन तो नहीं है, ट्रैक्टर तो नहीं है, खेती कौन कर रहा है? मज़ारा लोग कर रहे हैं ना, तो वो किसान है ना, वो ज़मीन के ऊपर काम कर रहे हैं ना। तो दूसरा जो 16 करोड़ एकड़ ज़मीन जो पहले कुल्क बनाए थे, वो पंचायती ज़मीन थी। वो पंचायती ज़मीन को अलाट कर दिया था जिन लोगों को, उनको कुल्क बोलते हैं, कि आपको 20 एकड़ ज़मीन दी, आप इस पर खेती कीजिए, उनके नाम अलाट कर दी, जो पंचायतों की ज़मीन जैसे हमारे भी हो रही अब। तो वो 16 करोड़ ज़मींदारों के पास थी, सिर्फ 2800 ज़मींदार था। तो दूसरा सेकंड डिक्लेरेशन क्या थी उनकी, कि सारी ज़मीन हलवाग की होगी। तो किसान उसके साथ आएगा या नहीं आएगा? मगर ये ऐलाननामा अलाटमेंट तब होगी, ये जो किसानों की सोवियत है, अलाटमेंट वो करेगी। अब ये है कि जो खेती करता है ये सब कुछ उसका होगा। तो सभी किसानों उसके साथ आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे? आप देखिए कि कैसे स्लोगन अट्रैक्ट करते हैं। तीसरा क्या डिक्लेरेशन थी? तमाम फैक्ट्रीज हैं जो, वो कैपिटलिस्ट की नहीं होगी, वर्कर्स की होगी। नेक्स्ट क्या किया कि 12 घंटे का काम था, काम का दिन 8 घंटे का होगा। कि वर्कर उसके साथ आएंगे या नहीं आएंगे? तो कौन है? जंग के खिलाफ लड़ने वाले लोग भी उनके 4 डिक्लेरेशन किए, चारों में पूरे का पूरा रशिया उनके साथ आ गया। शुरू कहाँ हुआ? 3 अप्रैल से शुरू हुआ, 7 नवंबर को कब्जा किया था, 8 नवंबर 11 नवंबर तक पूरे का पूरा नक्शा बदल गया। तो इस पर एक बुक लिखी हुई है जॉन रीड ने, 10 दिन जिन्हें दुनिया हिला दी। कितने महीने का इनकलाब है ये? अप्रैल से नवंबर कितने महीने बने? अगर लेनिन नहीं होता तो इनकलाब होता? नहीं होता। अगर उसका अप्रैल थीसिस नहीं होता तो नहीं होता। आपको अप्रैल थीसिस एक मद और उसी में शामिल किया है कि भाई बदनाम कर दिया जो पहले इंटरनेशनल बनी थी ना मार्क्स के ज़माने में। बाद में वो 7 साल चली, 9 साल चली, फिर टूट गई थी, भंग कर दी थी। फिर मार्क्स की मौत के बाद सेकंड इंटरनेशनल बनी, वो एंगल्स ने और मार्क्स का दामाद पॉल लाफार्ग दोनों ने मिलकर अगुवाई की थी। उसे सेकंड इंटरनेशनल कहते हैं। वो 89 में बनी थी और 19 में उन्होंने कहा था कि पूरे दुनिया में, जैसे पहले कुछ लोगों ने 8 घंटे का काम जीत लिया, पूरे दुनिया में 8 घंटे के लिए स्ट्रगल करो। एक ही स्लोगन था, सभी मानव चार्ट जो उसके नीचे चले गए कि नहीं चले गए, एक ही के लिए। तो क्या उस रात क्या लिखा एंगल्स ने? आज अमेरिका से लेकर पूरे यूरोप तक एक
बैनर के नीचे एक फौज की तरह मजदूर जमात ने मार्च किया है। ये इतना विशाल है, काश मार्क्स आज अपनी आंखों से देखने के लिए मेरे साथ होते। ये श्रद्धांजलि थी उसको। तो उसने जो लोग उस इंटरनेशनल में थे, सेकंड में, वो इंटरनेशनल के गलत स्लोगन दे रहे थे, तो लेनिन ने उसी अप्रैल थीसिस में कहा नहीं, कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल का नाम हम भी लें वो भी लें, ये नहीं, हमें नई इंटरनेशनल चाहिए। तो इनकलाब करने के 2 साल बाद 1919 में उन्होंने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल बनाई, कॉमिंटर्न। उसकी सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है? उन्होंने कहा मजदूर जमात के नेतृत्व में अपने अपने देश में वैनगार्ड को ऑर्गेनाइज करो। जहाँ भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ, बाद में उसका नाम है जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्रिटेन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्पेन, ये सारा उस स्लोगन के बाद में 80 के करीब देशों में कम्युनिस्ट पार्टियां बन गई। सो कैसे चलता है? अगर उस बात को नहीं समझोगे कि भाई मत समझो कि इतनी कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन में जो ठीक दिशा में लेकर जाएगा वो सभी को अपने साथ ले जाएगा। मज़ेदार बात यह है कि गोरकी उनके खिलाफ था जब इनकलाब हुआ, जानते हो आप? मैक्सिम गोरकी सबसे काबिल आदमी था, उनका एजुकेशन मिनिस्टर लूनाचार्स्की। लेनिन ने अपना आर्टिकल लिखा कि इसके खिलाफ नहीं लिखना, इसको कन्विंस करना है कि तेरी जगह उधर नहीं, हमारी और है। गोरकी को, लूनाचार्स्की को कहा कि आप इनको जीत कर इस पावे में लेकर आना है। विरोध ही नहीं करते, कैसे जीतना है जो अपना है, जो गुमराह हुआ है। तो आप सोच सकते हैं 10 महीने के बाद 10,000 इंटेलिजेंसिया पढ़े लिखे लोग लेकर एक रैली करके गोरकी इनकलाब के पक्ष में 10 महीने के बाद आया। और लेनिन ने कहा आज जो बौद्धिकता की कमी थी इनकलाब को, इसने पूरी कर दी है, अब इनकलाब को कोई खतरा नहीं है। ये पॉलिसी कैसे रखना है, कैसे काम करना है, ये पूरी की पूरी बात उसमें समझ आती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप इन बातों के लिए पढ़िए भाई। केवल पढ़ना तो किताबों में बहुत कुछ पढ़ा है, वो अपनी रूह का हिस्सा बनाकर, अपने माइंड का हिस्सा बनाकर, अपनी चेतना के अनुसार, जैसे रूह और चेतना, माइंड और कॉन्शियसनेस, मेमोरी एंड थिंकिंग, इंटेलेक्ट और विचार, ये उसके पड़ाव हैं। इन पड़ावों के लिए आपको काम करना होगा। मैं यही कह सकता हूँ कि ये समय है, अगर यूथ ने नहीं ये काम किया तो वो कहाँ चले गए। ये अपना काम है, मगर उनकी बात समझने के लिए ज़रूरी है। यहाँ एक बात कहना है, ट्राटस्की कई बार गलतियाँ करे, जैसे मैंने पहले हवाला दिया, तो गोरकी चला गया लेनिन के पास। वो फुर्सत के पल में एक दूसरे के साथ शतरंज खेलते थे। शतरंज पॉलिटिक्स का बहुत बेहतरीन रूप है। तो गोरकी खुद लिखता है कि मैंने कहा लेनिन से, गोरकी ये कर रहा, सॉरी ट्राटस्की ये कर रहा है, गोरकी सवाल करता है। तो कहता लेनिन ने मुझे जवाब पता क्या दिया, आपको भी ताजुब होगा। गोरकी वो हमारे साथ है, हमारे भीतर में से नहीं। बात समझी? जिन लोगों ने पहले बोल्शेविक पार्टी बनाकर लेके आए हैं, वो साथ उस समय नहीं था, उसको साथ लिया है, उसकी समझ में कुछ ना कुछ फर्क है, इसलिए वो ये गलती कर जाता है। मगर साथ रखना है, इनकलाब पूरा करना है तो कैसे कैसे ड्राइविंग करनी पड़ेगी, इसकी लीड करना है तो हर मोड़ कटाना पड़ेगा या नहीं कटाना पड़ेगा। तो अब वो कहाँ पहुँच गए? वो कह रहे हैं कि हम AI के ज़रिए
वो इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि आज कल्पना करना थोड़ा सा कठिन है। आज सुबह ही मैं एक चिप देख रहा था, एक रील देख रहा था, पाकिस्तान ने रिलीज़ की है, वो जो हायर लेवल पर भी AI क्या करेगी उसके बारे में शायद आपके साथ साझी कर लेनी चाहिए, अगर नहीं की है तो देखनी चाहिए। वो उनका डिज़ाइन क्या है, वो जैसे हमारे हमारी आबादी के भीतर शहरों के साथ कॉलोनीज कटती है ना, कॉलोनीज का गेट बनता है ना, कॉलोनी का अपना पार्क है, कॉलोनी की अपनी मार्केट है, कॉलोनी का अपना डॉक्टर है, वो कॉलोनी। वो ये कह रहे हैं कि आप जो अमीर लोगों की नई कॉलोनी है उसमें हमारा प्रवेश बंद कर देना। वो कौन सी कॉलोनी कैसी बना रहे हैं, यहाँ पूरी चिप के साथ ही काम चलेगा, देखने वाला है। मगर समझने की बात क्या है, अचंभत नहीं होने की बात, पैदा नहीं करोगे तो खाओगे कहाँ से? पैदा तो करना पड़ेगा। मशीन पैदा करे फिर भी आदमी को कम से कम उसमें बोलने का कि ये कर दो, अब रोक दो, इतना करना है, इतना नहीं करना है। मैंने कहा था ना 0.001 भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि पहले मान लीजिए 1000 आदमी काम कर रहा है, 10% हटा दें तो 100 रह जाएगा, 100% हटा 10 रह जाएगा, फिर 1 रह जाएगा, 1 का आधा कर दोगे तो 0.5 रह जाएगा, फिर आधा कर दोगे तो फिर चलता ही चला जाएगा ना, फिर 0 के साथ। ये 0 कभी नहीं होगा। कुछ लोग कहते हैं ना फिर आदमी क्या करेगा, मगर आप इसके खिलाफ लड़ोगे नहीं, मशीन के खिलाफ नहीं लड़ना। ये जंतर है, प्रोडक्टिव जंतर है। ये बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में ही उन्हें साफ कर दी थी। चार्टिस्ट मूवमेंट जो कारखाने को आग लगा रही थी, मशीन तोड़ रही थी, उसने क्या कहा, नहीं, हमारा आंदोलन मशीनरी के ख़िलाफ़ नहीं, औजार के ख़िलाफ़ नहीं, जंतर के ख़िलाफ़ नहीं, हमारा रिलेशन चेंज करने का है। पूरी की पूरी 2 बातें हैं ना, आप पीछे मुड़ के देखेंगे कि मोड ऑफ प्रोडक्शन में एक क्या थी, प्रोडक्टिव फोर्सेस, दूसरा प्रोडक्टिव रिलेशंस। प्रोडक्टिव रिलेशंस बढ़ाना, इसको इकोनॉमी कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। रिलेशन चेंज करना, रिलेशन इसकी स्टडी के साथ ही रिलेशन बनते हैं ना, उसका नाम है राजनीतिक अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल इकोनॉमी। पॉलिटिकल इकोनॉमी कहती है कि रिलेशन बदल दो, आपने अपने रिलेशन, अपना अधिकार लेना है। तो आप इतनी जनता है, अगर डेमोक्रेसी बचानी है, बराबरता बचानी है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, आर्थिक डेमोक्रेसी, आर्थिक बराबरता की ओर जाना है, तो भाई आपको सरगर्मी करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं। मैं आशा करता हूं कि आप इन बातों को समझेंगे और करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। लेकिन लोग तो कहते हैं कि ये राज्य आपकी बात को सुनेगा नहीं। क्या मनरेगा कानून के बारे में